मॉर्निंग एक्सचेंज इंस्पायरिंग माइंड इंस्पायरिंग लाइफ। मैं शैलेंद्र सोनी नीड बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और अगेन आज हम फिर से एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए एक्सचेंज के साथ और आगे के टॉपिक को एंजॉय कीजिए। ओके, चलो तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो स्टडी कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम लोग देख चुके हैं अभी तक के। डीएनए के स्ट्रक्चर के साथ ही साथ अभी यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पोर्शन हम देख रहे हैं। बेटा स्लाइड वाला पोर्शन बता रहा हूँ कल्याणी। ओके ठीक है, चलेगा, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो अभी यहाँ पे बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लेक्चर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इस लेक्चर में आज हम लोग बेटा सबसे पहले डीएनए से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग देखेंगे। ओके, तो डीएनए से रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो इसमें फर्स्टली जैसे कि बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर जो हम लोग स्टडी किए, डीएनए के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे बेटा क्या देखे थे कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है। तो इसमें देखिए बेटा जो डीएनए है ये एक एसिडिक सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। जो एसिडिक सब्सटेंस जो इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसे सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किए वो साइंटिस्ट है फ्रेडरिक मिस्टर 1869 में। ये आप पिक्चर देख रहे होंगे, तो इस पिक्चर्स में देखिए बेटा आपको जो पिक्चर्स दिखाई दे रही है, ये जो साइंटिस्ट जो है ये है बेटा फ्रेडरिक मिस्टर। इन्होंने कब 1869 में एक केमिकल सब्सटेंस जो है फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस से, तो फर्स्ट सेल का जो न्यूक्लियस है, तो फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस से केमिकल सब्सटेंस डिस्कवर किए और उसके लिए जो टर्म यूज किए वो कहा न्यूक्लिन। क्या कहा? न्यूक्लिन। ओके कल्याणी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज हम लोग इस न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड जो है इस टर्म से जानते हैं। तो न्यूक्लिन टर्म देने वाले साइंटिस्ट तो फ्रेडरिक मिस्टर है, बट न्यूक्लिक एसिड टर्म जो है वो कौन सा साइंटिस्ट ने दिया है? तो न्यूक्लिक एसिड टर्म जो है ये देने वाले जो साइंटिस्ट है वो है बेटा ऑल्टमैन। ऑल्टमैन जो है ये साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड टर्म जो है ये डिफाइन किया। तो न्यूक्लिन टर्म जो है वो किसने दिया? फ्रेडरिक मिस्टर ने। तो अब जैसे कि बेटा हम लोग जो है जॉन मेंडल की बात कर रहे थे, तो जॉन मेंडल ने एक केमिकल सब्सटेंस जो डिस्कवर किए और वो केमिकल सब्सटेंस जो है उसके लिए जो नेम जो दिए फैक्टर दिए। और उस फैक्टर को ग्रेगोर जॉन मेंडल ने ये बताया कि ये जो फैक्टर है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी के जस्ट बाद उसी टाइम की बात है बेटा, 1865 कह लो या 1855 के आसपास मेंडल ने रिसर्च की। 1869 में फ्रेडरिक मिस्टर ने न्यूक्लिन एक केमिकल सब्सटेंस सेल में फाइंड कर लिया। दोनों को नहीं जान पता था कि ये क्या है और इनका रोल क्या है। न्यूक्लिक एसिड ही डीएनए होता है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह रोल प्ले करता है, हेरिडिटी को रिस्पॉन्सिबल करता है। दोनों भी नहीं जानते थे, दोनों को नहीं मालूम था इसका काम क्या है। वो तो बहुत बाद में, बहुत टाइम के बाद पता चला। तो बेटा टेक्निकल लिमिटेशंस थी उस टाइम पे, और टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से पॉलीमर जो है डिस्कवर तो हो गया, बट इस लॉन्ग पॉलीमर का एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाया। वो तो आज के टाइम पे 1928 की हम यदि बात करते हैं, 1944 के टाइम की यदि हम बात करें, तो उस टाइम पे बेटा डीएनए और फाइनली वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल जो प्रपोज किया 1953 में। तो इस टाइम पे बेटा हमें डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सामने आया। मींस यहाँ पे देखो एनसीईआरटी ने बोला लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डीएनए का स्ट्रक्चर जो है बहुत टाइम के बाद क्लियर हुआ, उसका स्टडी पॉसिबल हो पाया। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, अब जैसे कि फ्रेडरिक मिस्टर हमने देखे, तो फ्रेडरिक मिस्टर के जस्ट बाद 1893 में, कब की बात कर रहे हैं हम लोग? 1893। तो ये 1893 में यहाँ पे एक साइंटिस्ट ने कोसेल, इन्होंने जो केमिकल सब्सटेंस जो डिस्कवर्ड हुआ है न्यूक्लिक एसिड, उसमें 2 प्यूरिन और 2 पिरामिडिन होते हैं। इस तरह से ये कोसेल साइंटिस्ट ने रिसर्च किए और एक्सप्लेन किए। क्या बताया बेटा? न्यूक्लिक एसिड में 2 केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 2 प्यूरिन होता है और 2 पिरामिडिन प्रेजेंट होता है। कोसेल ने बताया, जिसकी वजह से इन्हें 1910 में
1910 में नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया गया। देखो 1893 में डिस्कवरी हुई है और इसका नोबेल प्राइज कब मिला उन्हें? 1910 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। ओके, फिर फाइनली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जिन्हें हम गॉड कहते हैं, वाटसन एंड क्रिक। गुड। और इनका बेटा ये जो मॉडल आप देख रहे हो वाटसन एंड क्रिक का, कौन सा मॉडल है ये? चैट में रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। हेलो, कौन सा मॉडल है ये बताएंगे? कस्तूरी आंसर। ओके, कस्तूरी। डीएनए का एक्चुअल मॉडल कौन सा है? डीएनए का कौन सा मॉडल है बेटा ये? डीएनए का ये जो मॉडल है, इस मॉडल को कहते हैं डबल हेलिकल मॉडल। वेरी गुड, दुष्यंत आंसर करेक्ट, आर्यन आंसर, पूनम, वैष्णवी, ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर्स बेटा। गुड। तो अभी यहाँ पे चैटिंग चेंज कर देता हूँ बेटा, आपको सिर्फ मुझे ही आंसर करना है। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आंसर जो दिया था बेटा आर्यन ने दिया, उसके बाद अनिकेत, फिर आयुष, फिर मानव, वैष्णवी, पूनम, वेदांती। ओके गुड। तो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक का ये जो मॉडल आप देख रहे हो, ये बहुत ही बेटा फेमस मॉडल है। आज मतलब ये जो, यदि हम देखें आज जो हम ये स्टडी कर रहे हैं, तो इसके पहले और भी बहुत सारे मॉडल जो है वो डिफाइन हुए हैं, डिस्कवर्ड हुए हैं, बट बेटा ये जो मॉडल है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल है, क्योंकि बेटा उस टाइम पे किसी भी टाइप का टेक्नोलॉजी नहीं था, और विदाउट एनी टेक्नोलॉजी वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में एक मॉडल को प्रपोज किया, जिसकी वजह से इनको जो नोबेल प्राइज दिया है 1962 में, इनको नोबेल प्राइज मिला बेटा। और ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वर्ल्ड में एक अमेजिंग डिस्कवरी थी बेटा, इसी की वजह से आज हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तक के पहुंच पाए हैं। आज जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है ये पॉसिबल हो पाया है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, तो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। अब डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की यदि हम बात करें, तो बेटा इस तरह से आप यहाँ पे डीएनए का एक डबल हेलिकल मॉडल जो है आप ये देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 1953 में जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, नाम याद रखोगे, इन्होंने जो स्टडी किए हुए हैं। ठीक है, एनिमेशन पे ध्यान नहीं दो, इधर सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, भले उधर देख रहे हो, इधर सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, फोकस करो बेटा मुझ पर। ठीक है, तो यहाँ पे और वहाँ पे वर्ड को रीड नहीं करना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझोगे तो ही आपको चीज समझ में आएगी। ठीक है, नहीं तो स्लाइड आते हैं वहां पे पढ़ना चालू कर देते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बेटा एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा, क्या बोल रहा हूँ मैं? एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा। एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा मींस एक ऐसा टेक्निक जिसमें हम किसी भी मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का हम लोग 3D स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं, वो कहलाता है एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा, जो कि डिस्कवर्ड किया था बेटा मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। ये नाम इसी तरह से याद रखोगे बेटा। एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन, वाटसन एंड क्रिक का मॉडल का नाम क्या है, कब दिया था, कब नोबेल प्राइज मिला। साथ ही साथ उन्होंने जो स्टडी किए थे किस पर बेस्ड थी, तो वो जो स्टडी हो किस पर बेस्ड थी बेटा, एक्स-रे डिफ्रैक्शंस पे। ये जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा किसने डिस्कवर्ड किया था, यहाँ पे क्वेश्चन देखो कितना कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा मॉरिस फ्रैंकलिन, सेकंड ऑप्शन मिलेगा विल्किंस फ्रैंकलिन, थर्ड ऑप्शन मिलेगा रोजलिंड फ्रैंकलिन, और फोर्थ ऑप्शन मिलेगा मॉरिस विल्किंस। इस तरह से ट्विस्ट करेंगे बेटा, नेम और सरनेम को आगे पीछे करके आपको ऑप्शन बना के देंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए आपको याद रखना बेटा मॉरिस विल्किंस, रोजलिंड फ्रैंकलिन, जिन्होंने एक्स-रे डिफ्रैक्शन जो है टेक्निक को डिफाइन किए, क्रिस्टलोग्राफी एक्स-रे जो मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में एक मॉडल को प्रपोज किए, उस मॉडल को कहते हैं डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ये फेमस, बहुत ही फेमस मॉडल है, जिसकी हेल्प से बेटा डीएनए का स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पाया, इसकी हेल्प से हम डीएनए को देख पाए। ओके, क्लियर हुआ बेटा? यहाँ पर यस नो रिस्पॉन्स करेंगे चैट में जल्दी से, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? हेलो बेटा, बीच बीच में रिस्पॉन्स देते जाना है ताकि मुझे भी पता रहे कि मेरा वॉइस आपके साथ प्रॉपर्ली है या नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो है बहुत से स्टूडेंट्स जो है ये वाला जो पोर्टल उनको समझ में नहीं आता है। यहाँ पे जो बताया हुआ है, वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मींस बेटा यहाँ पे जो टू, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोग एक एनिमेशन दिख रहे थे, इस तरह से डीएनए जो है आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का है, तो इसमें एक तो हमें ये समझ में आ गया कि बेटा डीएनए जो है इसमें टू स्ट्रैंड प्रेजेंट है, दोनों के स्ट्रैंड जो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो दोनों के स्ट्रैंड के बीच में इस तरह से बेस पेयरिंग प्रेजेंट है। ओके, क्या देख रहे हैं हम लोग? टू स्ट्रैंड प्रेजेंट है और दोनों के स्ट्रैंड में वहां पे क्या चीज, बेस पेयरिंग प्रेजेंट है। और बेस पेयरिंग जो है इसका जो ऑब्जर्वेशन जो है बेटा, इरविन चारगाफ, ये भी नाम याद रखना आपको, क्या चीज, इरविन चारगाफ, इन्होंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है, ठीक, मींस क्या, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और दोनों के स्टैंडर्ड में बेटा यहाँ पे यदि हम देखें तो इस तरह से जो रेशियो होता है, यदि हम एडेनिन और थाइमिन का देखें, ग्वानिन और साइटोसिन का, तो वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे और अच्छी तरह से समझेंगे ताकि हमारे लिए और भी ये इजी हो जाए। ठीक है बेटा, तो थोड़े से कंसेप्ट पे हम लोग अगेन आते हैं, और कंसेप्ट में बेटा सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे, जस्ट ए मिनट,
बोर्ड चेंज कर लो बेटा आप लोग। ओके चलो, बोर्ड दिखाई दे रहा है ना बेटा सभी लोगों को? हेलो, चार ग्राफ रूल्स वही बता रहा हूँ बेटा, दुष्यंत वही बता रहा हूँ। देखिए बेटा, चार ग्राफ रूल्स जो है, बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? हेलो, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। देखिए बेटा, वहां पे नीचे साइड एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करना है। मैं पिन वीडियो दे रहा हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। तो अभी देखिए बेटा, मैं आप लोगों को चार ग्राफ रूल्स जो है ये क्या है ये बता रहा था। तो चार ग्राफ रूल्स जो है, पहली चीज तो देखिए, जो इरविन चार ग्राफ है, इन्होंने क्या किया, जैसे कि हम जानते हैं अभी कि डीएनए इस तरह से बेटा, ये इसमें टू स्ट्रैंड प्रेजेंट होती है। अब ये जो डीएनए में जो टू स्ट्रैंड प्रेजेंट है, यदि मैं इसको सिंपल इस तरह से यदि ड्रॉ करूं, तो हम जानते हैं कि डीएनए में यहाँ पे ये जो टू स्ट्रैंड जो प्रेजेंट है, तो इस तरह से नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इस तरह से यहाँ पे बेटा डबल स्ट्रैंड जो है, तो यहाँ पे इस तरह से बेस पेयर प्रेजेंट है। अब ये जो बेस पेयर यहाँ पे जो प्रेजेंट है, तो बेस पेयर की यदि हम बात करें, तो जैसे कि हम जानते हैं बेटा कि जो एडेनिन है, ये हमेशा किसके साथ पेयर करता है? थाइमिन के साथ। तो ये भी बेटा हमको जो चार ग्राफ साइंटिस्ट है, उन्होंने यहाँ पे जो बेस पेयरिंग बताया। ठीक है, तो पहली चीज तो हम लोगों को वाटसन एंड क्रिक जो है, वाटसन एंड क्रिक जो है, इनकी हेल्प से हमको एक चीज पता चल गई थी। क्या चीज पता चल गया था बेटा? कि हमेशा एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ बाइंड करता है, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बाइंड करता है। तो यहाँ पे एडेनिन के साथ थाइमिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन ये पेयर किया है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमको जो चार ग्राफ ने क्या बताया कि जितने प्यूरिन एक साइड में प्रेजेंट है, उतने ही पिरामिडिन दूसरे स्ट्रेन पे देखने को मिलेंगे। सपोज इधर साइड के स्ट्रेन में 5 यदि मान लो एडेनिन है, और एडेनिन क्या है? प्यूरिन हो गया। तो सेम बेटा डीएनए का ये जो दूसरे साइड में जो स्ट्रेन प्रेजेंट है, तो दूसरे साइड में ये जो स्ट्रेन है, तो एडेनिन के साथ क्या पेयर होगा बेटा? थाइमिन। तो यदि 5 एडेनिन इधर प्रेजेंट है, तो थाइमिन भी जो है इधर साइड में कितने होंगे? 5 होंगे। तो इस तरह से प्यूरिन और पिरामिडिन का जो रेशियो है, वो क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। मींस प्यूरिन और पिरामिडिन जो है, ये रेशियो जो होता है वो क्या होगा? इक्वल होता है। क्लियर हो गया? इतना पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ पे हम लोगों ने प्यूरिन और पिरामिडिन का रेशियो देखा। अब वापस से हम अगेन हमारी स्लाइड पर आते हैं, और इस स्लाइड को हम अगेन देखेंगे और समझेंगे बेटा इसमें क्या पार्ट है और क्या कंसेप्ट दिया हुआ है। ओके, तो अभी इसमें देखिए बेटा, ये जो स्लाइड हमें जो दिखाई दे रही है, तो इसमें जो प्रीपोजिशन जो है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ इरविन चारका, इन्होंने क्या बताया? डबल स्टैंडर्ड डीएनए रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा या फिर इक्वल रहेगा? कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा या फिर इक्वल रहेगा। मींस जितने नंबर ऑफ प्यूरिन है, उतने ही नंबर ऑफ पिरामिडिन रहेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एडेनिन जो है थाइमिन के साथ यदि बाइंड कर रहा है, तो डीएनए के वन साइड स्ट्रैंड पे यदि हम देखें 5 एडेनिन प्रेजेंट है, तो दूसरे साइड जो थाइमिन जो रहेगा वो कितना होगा बेटा? वो भी 5 रहेगा, क्योंकि ए और टी आपस में दोनों भी एक साथ ज्वाइन होते हैं। यदि रेशियो सेम नहीं होता, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती कि फाइनली ये डीएनए का स्ट्रैंड ऐसा रहता और दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड कुछ इस तरह से दिखाई देता। ओके, क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये टू स्ट्रैंड जो है यहाँ पे देखने को मिलती। तो ये इक्वल होने की वजह से डीएनए का छोटा बड़ा स्ट्रैंड दोनों का नहीं है, दोनों भी स्ट्रैंड बेटा इस तरह से इक्वल रहेगा। ओके, क्लियर हुआ? पार्ट जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे एक बार बेटा, यस नो? रिस्पॉन्ड मी फास्ट प्लीज। ओके, चलो आगे बढ़ते भी। ठीक, तो ये वाला स्लाइड, इसमें बेटा ये हमारे एनसीईआरटी में भी जो डेटा हमें बताया हुआ है, एडेनिन के साथ थाइमिन, और ए जो है टी के साथ जब बाइंड करता है तो डबल बॉन्ड होता है इनके बीच में। ग्वानिन के साथ साइटोसिन बाइंड होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन आपस में जब बाइंड करता है, तो इनके बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जी के साथ सी जो है, ये ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब बेस पेयरिंग यदि हम देखें, क्या देख रहे हैं हम लोग? बेस पेयरिंग हम लोग देख रहे हैं। जस्ट मिनट, कुछ तो भी प्रॉब्लम आने लगता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम लोग जो देख रहे हैं, जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग? जो बेस पेयरिंग जो है वो कैसी होती है बेटा? एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। क्या बता रहा हूं मैं? बेस पेयरिंग जो है एक यूनिक प्रॉपर्टी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। मींस एडेनिन के साथ थाइमिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन बाइंड करेगा, और जी के साथ सी में ट्रिपल बॉन्ड, और ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। ये वाला टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन किया।
अब यहाँ पे इस तरह से बेटा हम जो है इस टर्म को क्या कह सकते हैं, दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है एक दूसरे का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब एक दूसरे का ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये कैसे होगा, कॉम्प्लीमेंट्री जो है अगेन में बेटा आप लोगों को इस कॉम्प्लीमेंट्री टर्म को जो है थोड़ा सा डिफाइन करता हूं कि किस तरह से एक्चुअली ये एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री को हम समझेंगे अभी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का टर्म जो है, अभी देखिए ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जो है, जैसे कि सपोज डीएनए का ये एक साइड का स्ट्रेन, अब ये जो डीएनए का एक साइड का जो स्ट्रेन है, तो इस स्ट्रेन के साथ बेटा सपोज जैसे कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड जो ज्वाइन है, ओके, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन है, तो जैसे कि ये एडेनिन है, ये ग्वानिन है, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है, फिर थाइमिन, अगेन एडेनिन। तो बेटा हम जानते हैं कि डीएनए इस तरह से बेटा डबल स्टैंडर्ड होता है। अब डीएनए जब डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में यहाँ पे यदि हमारे पास यदि डीएनए का एक स्ट्रैंड हमें यहाँ पे मिल गया, तो हम उसका दूसरे साइड में किस तरह से बेस सीक्वेंस होगा वो पता कर सकते हैं। मींस इस नेचर को कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। कैसे? क्योंकि ए के साथ जो बाइंड करता है, क्या बाइंड करता है, थाइमिन। ग्वानिन के साथ क्या बाइंड करता है, साइटोसिन। थाइमिन के साथ क्या आ जाएगा, एडेनिन। साइटोसिन के साथ क्या आ जाएगा, ग्वानिन। थाइमिन के साथ क्या आएगा, एडेनिन। एडेनिन के साथ क्या आएगा, थाइमिन। तो इस तरह से बेटा बेस पेयरिंग जो है वो एक दूसरे की क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो इस नेचर को क्या कहते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री। चलो चैट में रिस्पॉन्स करेंगे आप लोग जल्दी से। कॉम्प्लीमेंट्री नेचर में एक साइड की स्ट्रेंथ बता रहा हूँ आप लोगों को, GCGCTA, जल्दी से बताओगे बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ क्या बनेगा। फास्टली रिस्पॉन्स करेंगे चैट में, इस स्ट्रेंथ का कॉम्प्लीमेंट्री बताना है आप लोगों को। तो इस तरह से ये जो हो गया, क्या हो गया बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन हम लोग देख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रेन है, ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन, तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने जो स्टडी की है, क्या देखिए यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे, एक तो जो जो स्ट्रेन है डीएनए का, ठीक है, जस्ट मिनट, बहुत आगे आ गए हम लोग, हाँ ये देख रहे थे। तो यहाँ पे देखिए बेटा इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो स्ट्रेन जो है उनमें एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है जो एक दूसरे का क्या होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यदि बाई चांस हमको डीएनए की एक स्ट्रेन का बेस सीक्वेंस यदि पता चल जाए, तो हम दूसरे स्ट्रेन का बेस सीक्वेंस इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने मुझे आंसर बताया। ओके, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे बेटा इसी तरह से यहाँ पे हम लोग जो है डीएनए के स्ट्रेन को फाइंड कर सकते हैं। फिर देखिए बेटा नेक्स्ट इसमें ईच स्ट्रेन जो डीएनए का यदि है, ठीक है, ईच स्ट्रेन फ्रॉम अ डीएनए, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, कॉल इट एज अ पेरेंटल डीएनए। पेरेंटल डीएनए मींस यदि हम देखें तो क्या होगा, जैसे डीएनए का ये 2 स्ट्रेन है, दोनों स्ट्रेन बेटा, अब हमें मालूम है डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता था। डीएनए के रेप्लिकेशन में इस तरह से ये जो था, ये क्या था बेटा, ये एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है। अब सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल जो है, यदि हम देखें तो इस डीएनए से जब इसका रेप्लिकेशन होगा, तो 1 डीएनए से इस तरह से 2 डीएनए फॉर्म होता है। तो ये 2 डीएनए का एक्चुअली फॉर्मेशन जो है वो कैसे होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों में जो डीएनए है इसका यदि हम फॉर्मेशन देखें, तो जो फॉर्मेशन जो होता है, तो एक मिनट मैं आप लोगों को यहाँ पे व्हाइट बोर्ड जो है, अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, देखो ये जो है बेटा ये एक पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो पहली चीज तो बेटा सबसे पहले ये जो डीएनए का स्ट्रैंड जो होगा वो सेपरेट होगा, तो ये एक सिंगल स्ट्रैंड इधर हो गया और एक दूसरा स्ट्रैंड इधर साइड हो गया। अब ये दोनों स्ट्रैंड एक पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा और इसी तरह से अपना एक आइडेंटिकल डीएनए जो है डॉटर डीएनए का प्रोडक्शन भी होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो डीएनए का ये वाला जो पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है, इन दोनों डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड जो है वो पहले क्या होगा बेटा, सेपरेट हुआ। सेपरेट होने के बाद बेटा यहाँ पे इस तरह से न्यू डीएनए यहाँ पे क्या हुआ बेटा, फॉर्म हुआ। तो इस मेथड को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो एक ओरिजिनल पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल का मतलब जो डीएनए है उसका टेम्पलेट ओरिजिनल एक स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म होगा और दूसरा जो सिंथेसाइज स्ट्रेन होगा वो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रेन होगा। तो वन ओल्ड स्ट्रेन आ गया यहाँ पर और दूसरा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, एक न्यू स्ट्रेन आ रहा है। तो इस तरह से बेटा 2 टाइप की यहाँ पे स्ट्रेन जो है ये फॉर्म होती है। तो यहाँ पे देखो बेटा इस तरह से आपके इसमें क्या बताया कि ईच स्ट्रेन फ्रॉम डीएनए, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, पेरेंटल डीएनए, जो एक्ट कर रहा है किस तरह से, टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रेन। किस तरह से एक्ट कर रहा है बेटा, टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रेन। ठीक है। अब टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग डीएनए स्ट्रेन की यदि हम बात करें, तो जो डीएनए की जो स्ट्रेन है, अब ये जो 2 स्ट्रेन है तो दोनों में से एक स्ट्रेन इधर चली गई एक इधर चली गई और इस डीएनए से हम क्या ये जो कोडिंग क्या है उसको रीड करेंगे और रीड करने के बाद फिर दूसरा उसी के साथ एक नया स्ट्रेन बन जाएगा। तो इस तरह से जो ओरिजिनल जो स्ट्रेन है एक पेरेंटल डीएनए का उसको हम कहते हैं टेम्पलेट। इस तरह से एक्ट कर रही हो टेम्पलेट, जिससे न्यू स्ट्रेन का सिंथेसिस भी होगा। बेटा ये वाला पोर्शन सभी लोगों को क्लियर हो गया, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से एक बार, रिस्पॉन्ड भी फास्ट। श्रावणी, अंजलि, आर्यन, अनिकेत, देवयानी, ओके, सभी लोगों को क्लियर है। इस प्रोसेस का नाम क्या है,
बेटा प्रोसेस का नाम हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए जो फॉर्म हो रहा है, प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। तो अभी हम लोग जो डीएनए से डीएनए जो बन रहा है, तो जो ओरिजिनल डीएनए का जो स्ट्रेन रहेगा वो टेम्पलेट स्ट्रेन कहलाता है, वो हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से बेटा फाइनली जो है उसे हम क्या कहेंगे, डॉटर डीएनए, जो कि प्रोड्यूस करेगा आइडेंटिकल, जो डॉटर डीएनए बना बेटा वो अपने पैरेंटल डीएनए का आइडेंटिकल होगा। कैसे होगा वो? पैरेंटल डीएनए का आइडेंटिकल। अब यहाँ पे जेनेटिक इंप्लीकेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। इस तरह से बेटा ये जो स्टेटमेंट एनसीईआरटी का ये क्या बता रहा है कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके थ्रू एक फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो एक डीएनए का ओरिजिनल जो सेगमेंट कॉपी हो रहा है और दूसरा एक न्यू सेगमेंट वहां पे सिंथेसाइज हो रहा है। तो इस तरह से बेटा जो जेनेटिक इंप्लीकेशन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का है वो क्लियर हुआ बेटा इस स्टडी के बाद। फिर यहाँ पे देखिए ये पार्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता दिया हूँ। क्या बताया बेटा? प्रीपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट्स सिंपलिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इंप्लीकेशन बिकेम रिवोल्यूशनरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को जो डीएनए का रिवोल्यूशनरी मींस ये बताना चाह रहा है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल मींस ये पेरेंटल डीएनए है, इस पेरेंटल डीएनए से ये दो डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म हुआ, दोनों से एक न्यूली सिंथेसाइज हुआ। तो एक ओल्ड स्ट्रैंड है और एक दूसरा क्या रहेगा? न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। तो इस तरह से डीएनए का जो डबल हेलिक्स था उसकी वजह से उसका जो जेनेटिक इंप्लीकेशन हुआ उसका रिवोल्यूशनरी हमको पता चल रहा है। उससे हमको पता चल रहा है कि किस तरह से डीएनए से डीएनए जो फॉर्म हो रहा है वो क्या कहलाएगा बेटा? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए मींस एक ओल्ड स्ट्रैंड रहेगा दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। शुभम सर टेम्पलेट और एक और बार बताओ। टेम्पलेट मींस बेटा देखो ये डीएनए है, ये बेटा पैरेंटल डीएनए, ठीक है। अब ये जो पैरेंटल डीएनए जो है, ठीक है, शायद प्रॉब्लम आएगा ऐसे नहीं समझेगा। ओके, मैं वीडियो पे बता देता हूँ बेटा आप लोगों को। ओके, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना बेटा सभी लोगों को? शुरुआत में पूछना पड़ रहा है, बाकी आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी रिस्पॉन्स कर दिया करो जल्दी से, किसी को भी दिखाया तो। हाँ ठीक। देखिए बेटा मैं ये बता रहा हूँ, पहली चीज तो हम लोग डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है वो समझेंगे। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव। अब क्वेश्चन ये है कि सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे तीन टर्म आते हैं, एक सेमी कंजर्वेटिव आता है, एक आता है डिस्पर्सिव, ओके, और उसी के साथ साथ एक टर्म जो आता है वो आता है कंजर्वेटिव। तीन टर्म आप समझ लोगे तो आपको और भी सारे पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव और कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होगा? ये देखो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये पैरेंटल डीएनए हो गया। ये कैसा हो गया? पैरेंटल डीएनए। जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए का कॉपी, तो इस पैरेंटल डीएनए से जो डॉटर डीएनए जो फॉर्म हुआ उसने अपना ओरिजिनल जो स्ट्रैंड उसको क्या किया बेटा? कंजर्व कर लिया, जैसा का वैसा हूबहू पेरेंट्स के समान है। तो ये कहलाता है कंजर्वेटिव। क्या कहलाता है ये? कंजर्वेटिव। डिस्पर्सिव में क्या होगा? डिस्पर्सिव जो है, अब जैसे कि सपोज ये पैरेंटल डीएनए, इससे जो न्यूली सिंथेसाइज्ड जो डीएनए स्ट्रैंड जो फॉर्म होगा, जो न्यू डॉटर डीएनए जो बनेगा, उसमें बेटा पैरेंट का सेगमेंट कुछ बचेगी, सब तोड़ फोड़ के एक नया डीएनए वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। मींस क्या हो गया? ये पूरा डिस्ट्रक्ट हो गया, तो ये कहलाता है डिसरप्टिव। बट हम लोग यहाँ पे जो समझ रहे हैं वो क्या देख रहे हैं बेटा? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है? तो देखो सेमी कंजर्वेटिव मींस यहाँ पे ये डीएनए है, अब इस डीएनए से इस तरह से टू डीएनए जो फॉर्म होगा, तो ये दोनों के डीएनए का एक एक स्ट्रैंड पहले तो सेपरेट होगा। सेपरेट होने के बाद फिर क्या होगा बेटा? एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड फॉर्म हुआ, तो ये कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव। इसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा था? ये वाला टेम्पलेट है और ये वाला भी टेम्पलेट है। मतलब ये जो ओल्ड जो स्ट्रैंड है, दोनों भी जो ब्लैक कलर से जो मैंने बताया आप लोगों के यहाँ पे जो ड्रॉ किया मैंने जो ब्लैक कलर से, तो ये क्या होगा बेटा? टेम्पलेट। अभी इसको हम टेम्पलेट कैसे कहेंगे? तो इसे हम लोग टेम्पलेट जो है वो हम कुछ इस तरह से कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएनए का सिंथेसिस हमको करना है, तो डीएनए के सिंथेसिस में जैसे हम लोग ये डीएनए की स्ट्रैंड जो है ए टी ए, ऐसा करते हैं ए टी जी सी, ये डीएनए का एक ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड ये हो गया, ठीक है। और एक ये मतलब टेम्पलेट दोनों भी रहेगा, लेकिन दोनों को टेम्पलेट कब कहेंगे हम? फिर देखो टी के ए के साथ क्या आएगा? टी के साथ क्या आएगा? ए, जी के साथ सी के साथ जी। ये डीएनए का पैरेंटल डीएनए। अभी पैरेंटल डीएनए में दोनों भी स्ट्रैंड अलग अलग सेपरेट हो गई। तो पहले तो ये वाला स्ट्रैंड है ए टी जी सी, फिर दूसरा वाला ये टी ए सी जी। तो ये जो ओल्ड स्ट्रैंड है ये कहलाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से मुझे न्यू डीएनए का स्ट्रैंड फॉर्म करना है, तो इस स्ट्रैंड को रीड करेगा, रीड करने के बाद नया यहाँ पे कंसेप्ट ऐड हो जाएगा, मतलब सॉरी कंसेप्ट बोल रहा हूँ, नया जो बेस है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया टेम्पलेट। ए के साथ क्या जाएगा? टी के साथ क्या जाएगा? ए, जी के साथ क्या जाएगा? सी के साथ क्या जाएगा? जी। तो इस तरह से ये एक डीएनए बन गया। वन ओल्ड स्ट्रैंड था, वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड हो गया। तो ओल्ड और न्यू स्ट्रैंड जो है, तो ये न्यू स्ट्रैंड जो बन रही है, इस न्यू स्ट्रैंड के लिए ये वाला क्या होगा? टेम्पलेट हो गया। क्लियर हुआ बेटा? इसी तरह से यहाँ पे टी के साथ क्या जाएगा? ए के साथ टी, जी के साथ सी, या जी और ये सी, तो ये इसके लिए टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। टेम्पलेट मतलब जो पैरेंटल डीएनए का जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यू स्ट्रैंड जो फॉर्म होगा ये वाला हो गया।
तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन और ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रेन। आई होप आपको टेम्पलेट और कॉम्प्लीमेंट्री बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। रिस्पॉन्स करेंगे बेटा जल्दी से एक बार और। क्लियर हुआ सभी लोगों को टेम्पलेट एंड कॉम्प्लीमेंट्री? यस नो? डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव बता दे रहा हूँ बेटा, कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड, चलो आपका रिस्पांस मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, जिससे मुझे कंफर्मेशन मिलता है कि बेटा आप लोगों को समझ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया हूँ कि हर आने वाला नेक्स्ट लेक्चर एक पहले लेक्चर से बेटर रहेगा बेटा। कॉसिक सर इट्स बी टाइप डीएनए ना? हाँ बेटा बी टाइप डीएनए, वेरी गुड प्रतीक, कॉसिक गुड। साहिल डिसरप्टिव एक्सप्लेन करो। साहिल डिसरप्टिव का मतलब बेटा उसने अपने पेरेंट को बचाया नहीं, सारा कुछ नया बना है। कुछ और लोगों का रिस्पांस था, कुछ को भी डाउट आया था, चैट बहुत ऊपर चली गई है, एक बार जाके देखने दो मुझे। वैष्णवी डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड सेमी कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव में बेटा जैसे दोनों स्ट्रेन जो है वो सॉरी हाँ, कंजर्वेटिव का मतलब ऐसा है कि दोनों भी स्ट्रेन जो पेरेंट का जैसा है ऐसा का ऐसा ही नया डॉटर डीएनए बन रहा है, वो कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव में पेरेंट का एक स्ट्रेन और डॉटर का एक नया सिंथेसाइज स्ट्रेन, दोनों मिक्स टाइप का रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो ब्लू कलर है, ब्लू कलर की दो स्ट्रेन डीएनए की है, अब नया फॉर्म हो रहा है तो दोनों में ब्लू कलर आया, तो वो हो गया कंजर्वेटिव। अब दोनों ब्लू कलर डीएनए का स्ट्रेन है, जब नया डीएनए बन रहा है तो एक ब्लू और एक रेड कलर आ गया, ये हो गया सेमी कंजर्वेटिव। वैष्णवी समझ में आया क्या? रिस्पांस करो। साहिल समझा क्या? आपका आंसर क्लियर? रिस्पांस करो। कौशिक आपका क्लियर हुआ कि? रिस्पांस करो। यस या नो? एम आई ऑडिबल ऑल? बेटा आप तीनों से आपके क्वेश्चंस का आंसर दिए मैंने, आपको समझ में आया क्या? यस, साहिल का आंसर यस है। कौशिक, वैष्णवी बेटा रिस्पांस करो या फिर रेज योर हैंड प्लीज, आपको मैं चांस दूंगा वॉइस में बात करने के लिए। कल्याणी गायकवाड़ सर कंजर्वेटिव में कैरेक्टर एंड जेनेटिक कोड दोनों सेम होता है क्या? कैरेक्टर एंड जेनेटिक कोड, हाँ बेटा सेम होगा। सेजल लुटाड़े बेटा नाम ऐसा लिखो कि मुझे इजीली समझ में आए। सेमी कंजर्वेटिव नहीं समझ आया, ठीक है। नौसिम सर वो सेमी कंजर्वेटिव में न्यू स्ट्रेन कैसे बनता है? नौसिम बेटा देखिए जो सेमी कंजर्वेटिव है आगे चल के मैं आपको डीएनए का रेप्लिकेशन बताऊंगा, बहुत सारे एनिमेशन है हमारे पास, उसके हेल्प से आपका क्लियर हो जाएगा। और जिसको बेटा सेमी कंजर्वेटिव नहीं समझा सेजल, वो भी मैं क्लियर करा दूंगा। सिर्फ आप इतना याद रखो कि सेमी कंजर्वेटिव में डीएनए का जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो एक स्ट्रेन जो कि ओल्ड रहेंगी और दूसरा स्ट्रेन जो है वो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रेन रहेगा, सिर्फ इतना याद रखो बस। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग अभी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जो है दो लोगों के हैंड रेज दिख रहे हैं मुझे, जस्ट देख लेते हैं। जानवी बोलो बेटा, लो अनम्यूट किया मैंने, एक्सेप्ट करो। वैष्णवी लो अनम्यूट किया, एक्सेप्ट करो, बोलो बेटा। सर सर जस्ट मिनट हाँ बोलो बेटा। सर वो जो आपने बोला था कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव, पर कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव में दोनों भी तो आइडेंटिकली बनते हैं ना पेरेंट डीएनए के, जो भी डॉटर डीएनए बनेगा। सेमी कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव हाँ बेटा बनेगा ना, हाँ तो फिर आइडेंटिकल सर बनेगा उसमें हाँ। डिफरेंस ही नहीं रहेगा ना, तो फिर उसमें डिफरेंस क्या होगा? दोनों भी तो सेम ही बनेगा ना। बेटा दोनों सेम बन रहा है बट एक्चुअली जो अपना कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव हम्म में वहां पे बेटा नया स्ट्रेन जो है वो वहां पे ज्वाइन नहीं हो रहा है। न्यू स्ट्रेन मतलब जैसे कि कंजर्वेटिव में हमने सेमी कंजर्वेटिव देखे तो एक डीएनए टेम्पलेट स्ट्रेन उसको रीड करते हुए एक न्यू डीएनए बन रहा है। तो एक डीएनए में जो हाँ कोडिंग है अलग है और दूसरे डीएनए में कोडिंग अलग है, आइडेंटिकल तो है दोनों एक दूसरे के, ठीक है। दोनों भी मतलब हम्म रेप्लिकेशन मतलब जेरोक्स कॉपी होता है बेटा, जेरोक्स कॉपी मतलब एक डीएनए से हम हजारों डीएनए बना रहे हैं वैसे ही बन रहे हैं, हम्म सेम है। बट सिर्फ वो टेम्पलेट की तरह स्ट्रेन को यूज कर रहा है रीड करने के लिए, तब जाके ही नया डीएनए वहां पे बन पाएगा। ये वहां पे कंसेप्ट समझना आपको बस, बाकी और कुछ भी नहीं है उसमें। और फिर सर कंजर्वेटिव में फॉर्मेशन कैसे होगा डॉटर डीएनए का? डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन जो कंजर्वेटिव में होता है, देखिए बेटा जनरली रेप्लिकेशन जो डिस्कवरी हुई है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही होता है, ये बताया हुआ है। ठीक है, कंजर्वेटिव एक्चुअली मैंने आपको टर्म बताया कि कंजर्वेटिव होता क्या है, बट जनरली रेप्लिकेशन जो बेटा वो सेमी कंजर्वेटिव ही होता है, ओके समझा? यस सर। ओके, और किसी का बेटा भी रेज हैंड आया था, स्नेहा का क्वेश्चन, बोलो बेटा स्नेहा। बेटा स्नेहा आपने हैंड रेज किए थे, हाँ बोलो ईश्वरी। सर वो कंजर्वेटिव वाला जो है वो एजीटीसी के फॉर्म में बताओ ना, मतलब नाइट्रोजनस बेसिस के फॉर्म में कैसे रेप्लिकेट होता है? तो नाइट्रोजनस बेसिस के फॉर्म में कौन सा वाला? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव देखो, हाँ सर, सर उसमें दोनों सेम ही होता है ना मतलब? हाँ दोनों सेम होगा। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए बनाया हमने, ठीक है। अब ये जो डीएनए यहाँ पे जो फॉर्म हुआ तो इस डीएनए में क्या होगा, डायरेक्टली ऐसा का ऐसा ही ये डीएनए बन गया, सेम एज इट इज, ये हो गया कंजर्वेटिव। अब नाइट्रोजनस बेसिस के फॉर्म में हम अच्छा देखेंगे तो देखो ये डीएनए का हमने स्ट्रैंड लिए, जैसे कि सपोज ये ए टी, तो आगे भी जो नया बनेगा ये भी ए टी और ए टी इसी तरह से फॉर्म होगा, ठीक है।
अब ओके यहाँ सर। पे हम हाँ लोग ये सर। जो देख रहे हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है, तो उसमें एक टेम्पलेट से दूसरा जो कोडिंग है वो नहीं ले रहा है, वो डायरेक्टली जैसे कि हमने एक पेपर को लेके गए जेरोक्स मशीन में लगाए और उसने डायरेक्ट टू डायरेक्ट बहुत सारी कॉपी निकाल ली। तो जो पेपर था वो क्या था बेटा, टेम्पलेट की तरह काम कर रहा था। और जो नई कॉपी निकली तो वो क्या हुआ, एज इट इज ऐसा का ऐसा ही कॉपी निकला, बट उसको उसने कोड करके निकाला है ना बेटा। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि एक स्ट्रेन जो अब सेमी कंजर्वेटिव हम डीएनए कोड लेके पढ़ रहे हैं, तो डीएनए में हम जो देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जब डीएनए से डीएनए का कॉपी होगा, तो एक डीएनए जो है उसका एक स्ट्रेन ओल्ड वाला रहेगा और दूसरा जो स्ट्रेन जो फॉर्म हो रहा है वो न्यू रहेगा, जो ओल्ड स्ट्रेन को रीड करके नया स्ट्रेन बनेगा, तब जाके डीएनए से डीएनए बनेगा। बाकी सारे टर्म जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कैसा है, समझा बेटा? यस सर। ठीक है, चलो आगे देखिए फिर। हाँ। चलो ओके, नोट कर दो, अभी हैंड ओवर कर दो। रुतिका, रुतिका बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है? सर एक बार टेम्पलेट और कॉम्प्लीमेंट्री के बीच में डिफरेंस बताना। टेम्पलेट और कॉम्प्लीमेंट्री, देखिए टेम्पलेट और कॉम्प्लीमेंट्री का डिफरेंस बेटा, देखो ये जो हो गया ये डीएनए का स्ट्रेन है। अब ये जो डीएनए का स्ट्रेन जो है, तो इस स्ट्रेन में यदि हमको जब डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, तो रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होगा बेटा, ये दोनों भी स्ट्रेन सबसे पहले अनवाइंड होंगी। अनवाइंड मतलब ये दोनों स्ट्रेन ऐसे जुड़ा हुआ है ना, तो अनवाइंड में ये दोनों स्ट्रेन इस तरह से अलग अलग सेपरेट हो जाएगी, हो गई सेपरेट। सेपरेट होने के बाद अब ये जो स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन को अब क्या है, हमारा एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रीड करेगा। रीड करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे उसमें जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको पहचानेगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक न्यू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जोड़ देगा इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से यहाँ पे यदि हम देखें तो ये वाला स्ट्रेन जो हो गया ये टेम्पलेट हो गया। अभी टेम्पलेट के बाद फिर अभी यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो न्यूली सिंथेसाइज जो स्ट्रेन है ये वाला, जो इस पहली वाली स्ट्रेन को रीड करके जो नया स्ट्रेन सिंथेसाइज हो रहा है, तो ये वाला इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, समझा? जो ओरिजिनल डीएनए का जो ओरिजिनल स्ट्रेन है वो कैसा हो गया, टेम्पलेट, और उस टेम्पलेट स्ट्रेन को रीड करके एक नया स्ट्रेन जो सिंथेसाइज हो रहा है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। समझ में आ गया रुचिका? रुतिका, रुतिका यस क्लियर सर। हुआ? हाँ, और किसी को हाँ कोई डाउट बेटा? समझा सर। यस। चलो ठीक है बेटा, ये सारे कंसेप्ट आगे चल के हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, टेंशन ना लो, ठीक है? हर चीज आपका रिवाइज होगा। चलो आगे देखते हैं अभी हम लोग, जस्ट मिनट। हाँ, तो अभी देखिए बेटा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का है वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। तो बेटा ये जो फ्रांसिस क्रिक जो है, इन्होंने सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को प्रपोज किया। क्या बोला मैंने? सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है? तो सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मींस फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे होंगी? तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से फॉर्म होगा प्रोटीन। देखो ये वाला डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे सबसे पहले तो एक तो डीएनए, डीएनए से डीएनए का कॉपी होगा तो क्या कहलाएगा बेटा, डीएनए का रेप्लिकेशन कहलाता है। फिर डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो ये क्या कहलाता है बेटा, ट्रांसलेशन। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो इस टर्म को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। डीएनए बना, उसके बाद आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा। तो इस तरह से बेटा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है इसका फ्लो होता है। तो ये आज हम लोगों ने अभी जो कंसेप्ट देखे बेटा इस पोर्शन में, ठीक है, क्या देखे हम लोगों ने, फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। प्रगति आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, हेलिकेज एंजाइम जो है डीएनए को अनवाइंड करता है। हाँ बेटा, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझ लिया बेटा, अभी हम लोगों ने यहाँ पे कंसेप्ट समझे जिसमें डायरेक्टली जो नॉर्मल से जो पार्ट है वो हम लोगों ने देखे। अभी हम लोग यहाँ पे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स क्या होता है ये हम समझेंगे। मींस अब तक के हम लोगों ने डीएनए क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिए। वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल क्या दिया, किस तरह से प्रपोज किया वो हमने देखे। चारगाफ का रूल्स क्या है वो हम लोगों ने समझ लिए। चारगाफ के रूल्स में प्यूरिन और पिरामिडिन का रेशियो जो होता है 1 के इक्वल होता है, ये हम लोगों ने देख लिए। उसी के साथ साथ हम लोगों ने बेटा जो वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल जो दिया वो किस पर बेस्ड था, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा पर बेस्ड था, जो कि साइंटिस्ट जो है विल्किंस, मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन जो है इन्होंने डिफाइन किए थे, ये हम लोगों ने देखे। उसके बाद फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है वो हम लोगों ने देखे बेटा, ठीक है, जो कि क्रिक ने बताया। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से फाइनली प्रोटीन का फॉर्मेशन। अब बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक हम लोग जो देख रहे हैं बेटा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ये हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं अभी हम लोग? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स जो है यदि हम यहाँ पे समझे तो सबसे पहली चीज तो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, जो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स जो होता है। अब टू बेस पेयर का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है बेटा, 0.34 नैनोमीटर। ये वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल बायोमोलिक्यूल चैप्टर 11 एनसीईआरटी हम लोगों ने स्टडी किए हैं,
ठीक है, नहीं किए होंगे तो मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको स्लाइड में बता दे रहा हूँ कैसे। ठीक है, तो क्या चीज बेटा, नैनोमीटर। यदि हम इसको एंगस्ट्रॉम में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, हेलो 0.34 नैनोमीटर, मतलब 3.4 एंगस्ट्रॉम। मेरे को एंगस्ट्रॉम थोड़ा सा इजी लगता है, इसलिए मैं ज्यादातर डेटा एंगस्ट्रॉम में रिफर करता हूँ। तो डबल हेलिकल मॉडल जो डीएनए का जो प्रपोज किया है, प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, कौन है बेटा, वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल जो डीएनए का जो एक्सप्लेन किए, तो इसमें देखिए इस तरह से बेटा डीएनए ये डबल हेलिक्स इस तरह से था बेटा। तो इस तरह से ये जो डबल हेलिकल जो डीएनए है, तो इसमें बेटा यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है, तो इसमें पहली चीज तो ये जो 1 टर्न जो होता है, तो 1 टर्न जो होता है उसमें कितने बेस पेयर आते हैं, 10 बेस पेयर आते हैं। अब ये जो 10 बेस पेयर इसमें जो प्रेजेंट है, तो अब ये जो 10 बेस पेयर यदि हम देखें तो यहाँ पे डीएनए को मैं इस तरह से बता रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 10 बेस पेयर रहेंगे। अब इस 10 बेस पेयर में यदि हम देखें बेटा, तो 10 बेस पेयर में अब ये जो 1 बेस पेयर है कहाँ से, ये इतना पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा, फिर ये इतना, तो ये यहाँ से कौन सा वाला, ये वाला जो है, एक मिनट इसको, यहाँ पे एक बेस पेयर है ये वाला, और ये एक बेस पेयर है। तो ये जो 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है ये इतना, तो ये 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है कितना होता है बेटा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में क्या देखेंगे बेटा, 0.34 नैनोमीटर। ओके, क्लियर हुआ। तो अभी यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने, ठीक है, जो कंसेप्ट देखे, तो अब डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स कितना है बेटा, 0.34 नैनोमीटर। अब इसको यदि हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें तो मीटर में इसका कन्वर्जन कितना हो जाएगा, तो बेटा नैनोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है बेटा उसका, 10 to the power minus 9। वेरी गुड, कितना हो जाता है बेटा ये, 10 to the power minus 9। अब 10 to the power minus 9 जो है मींस, अब यहाँ पे यदि हम लोग ये यदि हम डीएनए देखें तो ये एक डीएनए का इतना पोर्शन को हम लोग मीटर में यदि हम समझेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.34 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 9 मीटर। ओके, तो अभी यहाँ पे यदि हम देखें तो लेंथ ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए, वो भी किसकी बात हो रही है बेटा, एक टिपिकल मैमेलियन सेल की हम बात कर रहे हैं। तो टिपिकल मैमेलियन सेल की यदि हम बात करें और इसको हम कैलकुलेट करें, ठीक है, तो मैमेलियन सेल एक सिंगल सेल, उसके न्यूक्लियस में जो डीएनए जो होता है उसका लेंथ जो होता है वो कितना होगा, 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर मल्टीप्लाई 0.34 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 9 मीटर पर बेस पेयर। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो 2.2 मीटर इतना एक सेल में डीएनए जो है उसका लेंथ होता है। देखो ये 6.6 जो होता है, आप बोलोगे सर इसके पहले तो हम लोगों ने जो स्टडी किए थे वहां पे 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर देखे थे। ओके, तो अभी यहाँ पे एक्चुअली ये कैसे, तो यहाँ पे बेटा ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम की हम बात कर रहे थे, डिप्लॉयड सेट जो है उसमें 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर, ठीक है, और यहाँ पे 1 बेस पेयर का जो डिस्टेंस होता है वो कितना है, तो उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए जो है ये मिलता है। अब यदि हम इतना पोर्शन देखें तो बेटा यदि हम देखें तो ह्यूमन की हाइट, जैसे हम लोगों की हाइट देखें तो नॉर्मली 6 फीट 7 फीट, 7 तो बहुत हो गया, 5 फीट या 6 फीट के आसपास होती है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 या 1 से 1.5 मीटर के आसपास जो है हाइट होती है। ओके, और बेटा ह्यूमन में यदि हम सेल्स देखें तो मिलियन ऑफ सेल्स प्रेजेंट है बेटा, और मिलियन ऑफ सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस में उसमें डीएनए प्रेजेंट है। तो सोचो डीएनए का लेंथ यदि उसको निकाल के हम ऐसा देखेंगे तो एक दूसरे प्लैनेट से उस धागे को निकाल के एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उस थ्रेड को हम दूसरे प्लैनेट तक के लेके जाके वापस इंडिया में हम हमारे अर्थ तक के वापस लेके आ सकते हैं, इतना लंबा डीएनए होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इतना लंबा जो डीएनए है तो अब ये हमारे सेल में कैसे प्रेजेंट होगा और कैसे रहता है। तो बेटा पतंग उड़ाया आप लोगों ने, ओके वेरी गुड, गुड साइड। तो देखिए पतंग जब आप उड़ाते हो तो उसमें जो थ्रेड होता है, आप देखो उड़ाते जाते उड़ते जाते कितने दूर तक के जाती है। अब यदि उसी पतंग के थ्रेड को जब आप वापस से लोगे और खींचोगे और इस तरह से पूरा जो मांझा होता है, ठीक है, अभी मकर संक्रांति थी आपने देखे होंगे, पूरा बिल्कुल इतना सारा पूरा गुथा जाएगा और वो सब फिर यदि आप टेरिस पे उड़ा रहे हो या फिर जहाँ पे भी उड़ा रहे हो पतंग, फिर क्या होगा, फाइनली पेड़ में फंसने लगेगा। बट ऐसा ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, गुड, ठीक है, क्या करते हैं, जो गिर्री होती है उस पर हम क्या करते हैं, उसको रैप करके हम रखते हैं। तो वो जो गिर्री है बेटा जिसमें मांझा को रैप किया जाता है वो कहलाता है न्यूक्लियोसोम। क्या कहलाता है वो, न्यूक्लियोसोम। रिसेंटली हम लोगों ने बेटा सेल बायोलॉजी का स्टडी किया, वहां पे मैंने आपको बताया था किस तरह से डीएनए आपस में रैप्ड होता है, गुड साइली हिस्टोन प्रोटीन, ओके गुड गुडम। तो अब यहाँ पे जो है वो रोल कर दिया, तो यदि उसको रोल ना किया जाए तो क्या होगा बेटा, फाइनली उस डीएनए को हम सही तरह से प्रॉपर्ली रख नहीं सकते, गुथा जाएगा, ठीक है, ऐठन आ जाएंगी, प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, उसका यूज नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन रीड नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। ओके, तो फाइनली देखिए जो डीएनए जो है वो किस तरह से रैप होता है, तो एनिमेशन समझ लेते हैं पहले हम लोग, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे ये जो आप एनिमेशन देख रहे हो,
ठीक है। तो इसमें इस तरह से बेटा एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर के साथ एक प्रोटीन आया जो क्या कहलाता है बेटा हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर आपस में प्रेजेंट होते हैं और एक लिंकर डीएनए होता है और इस तरह से फाइनली क्या होगा बेटा, ये आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, वापस से हम इसी एनिमेशन में फिर से आएंगे, पहले हम आगे का कुछ कंसेप्ट समझते हैं पहले, फिर वापस हम वहीं पे पहुंचेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर जो कि 0.34 नैनोमीटर है। यदि हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो फिर कितना होता है ये 0.34 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9। ओके, फिर यदि हम यहाँ पे लेंथ यदि हम देखिए डबल हेलिक्स टिपिकल मैमलियन सेल में, टिपिकल मैमलियन सेल में डबल हेलिक्स का जो लेंथ है वो कितना हो गया बेटा, वो 2.2 मीटर के आसपास आएगा। अब 2.2 मीटर के आसपास यहाँ पे यदि आ रहा है तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे बेटा सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताओ कि यदि मान लो डीएनए का जो लेंथ जो है, ठीक है, 102 एंगस्ट्रॉम है, तो कितने बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे? रिस्पॉन्स करेंगे चैट में जल्दी से, देखते हैं कितने लोगों को आता है। बेस पेयर कितने प्रेजेंट होंगे? 10 बेस पेयर। क्वेश्चन, डीएनए का लेंथ 102 एंगस्ट्रॉम, बेस पेयर बताइए। सेकंड क्वेश्चन, यदि डीएनए का लेंथ जो है, ठीक है, यदि उसमें 20 बेस पेयर है, कितने 20 बेस पेयर प्रेजेंट है, तो डीएनए का लेंथ कितना होगा? वेरी गुड डिंपल। नो, वैष्णवी आप कौन सा आंसर दे रहे हो? आयुष नो। अमृता, सिंपल टर्म में आंसर चाहिए मुझे, हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल में स्टडी किए हैं बेटा। बैच 1 और बैच 2 ही रिस्पॉन्स करते हैं ज्यादातर, बाकी लोग किधर है? बाकी लोग कोड वर्ड डाल के रखे कि नहीं? तो बहुत से लोगों का कोड वर्ड ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। श्रुति, वैष्णवी, मंजारी, श्रावणी, रुचिका, निधि, जानवी, हर्ष, ये सबको एक्शन कर दिया जाएगा बेटा आज। ठीक है, टेंशन ना लो, आपके एक एक बैच थोड़ी ढूंढते रहेंगे हम लोग। ओके, चलो देखते हैं आगे। तो ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के साथ अगेन मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, जो आप लोगों को फाइंड करके आना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो बता दे रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एनिमेशन पे फोकस नहीं करना है, जो बता रहा हूँ वो, यहाँ पे ई कोलाई का जो डीएनए है कितना बेटा, 1.36 मिलीमीटर। कितने बेस पेयर ई कोलाई में प्रेजेंट होंगे? हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन जो है फाइनली फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे वापस से आते हैं हम लोग बेटा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में जो लेंथ है, अब हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि टिपिकल जो न्यूक्लियस है, एक सेल में यदि हम न्यूक्लियस देखिए तो टिपिकल न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग यदि लेंथ देखिए तो ये इतना लंबा लेंथ है डीएनए का। ठीक है, उसके बाद फिर भी उस न्यूक्लियस में कैसे वहां पे उतना लॉन्ग डीएनए जो है, मींस अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -6 मीटर के आसपास है, तो उस न्यूक्लियस में लॉन्ग पॉलीमर जो है वो कैसे आएगा? उसका आंसर क्या है बेटा? पैकेजिंग, कंडेंस्ड होगा हिस्टोन प्रोटीन के साथ, पैक्ड होगा, रैप्ड होगा और उसके बाद ही वहां पे फाइनली क्या होगा बेटा, वो डीएनए उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या कह रही है उसको हम समझ लेते हैं और उस टर्म में हम लोग और भी यहाँ पे कंसेप्ट देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बेटा, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे हम लोग जो कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो पहली चीज तो प्रोकैरियोटिक जो है और यूकैरियोटिक, तो पहली चीज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस तो होता नहीं है बेटा, तो डीएनए जो है वहां पे ऐसा क्या होगा, क्या कह सकते हैं हम, डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू द सेल। मींस यहाँ पे डीएनए जो है, हमें मालूम है डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसके पास क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियोइड। मींस बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। क्वेश्चन ये है बेटा कि डीएनए पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है? आंसर करेंगे जल्दी से। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज जो है किसकी वजह से होता है? अगेन ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, फास्ट आंसर बेटा, यस या नो में भी आंसर दिया करो। अमृता, नेगेटिव चार्ज डीएनए की बात कर रहा हूं बेटा। दिव्यानी नो, नो साइली, नो कलश, नो ईश्वरी, दियांशु को नहीं मालूम, ओके गुड। कल्याणी नो, तेजस्विनी नो, कल्याणी ओके बता रहा हूँ बेटा, वेट करो। आयुष नो बेटा, अनुष्का नहीं मालूम, ओके। अनिकेत ओके, ठीक है बेटा। डीएनए न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है?
नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। वेरी गुड, डीएनए एसिडिक होता है, वेरी गुड। एसिडिक होता है मींस जो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है। दुष्यंत, वेरी गुड दुष्यंत, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके गुड वैष्णवी। तो यहाँ पे डीएनए नेगेटिव चार्ज है और कुछ प्रोटीन होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, दोनों आपस में बॉन्ड कर लेंगे और इस तरह से वहां पे बेटा डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। मींस डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड में जो ऑर्गेनाइज होता है वो एक लूप के समान दिखाई देता है जिसमें बेटा प्रोटीन हेल्ड है। कुछ इस तरह से बेटा, हम यहाँ पे स्लाइड यदि हम देखें तो कुछ इस तरह से, एनिमेशन नहीं देखना बेटा, ठीक है, एनिमेशन ये वाला देखना आपको, ठीक है। इधर साइड में यूकेरियोटिक का, हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। तो कुछ बेटा इस तरह से डीएनए जो है नेगेटिव चार्ज है, एनिमेशन पे फोकस नहीं करना है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। उसको मैं फिर से बाद में बताऊंगा आपको क्या है, थोड़ी देर पहले, इससे पहले बता दिया था मैंने, ठीक है। इधर साइड बेटा ये यूकेरियोटिक की बात हो रही है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेटा डीएनए जो है नेगेटिव चार्ज है, प्रोटीन जो है कुछ प्रोटीन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन की वजह से यहाँ पे क्या होता है बेटा, डीएनए आपस में लूप के समान जो है प्रेजेंट होता है। ये तो बात होगी बेटा प्रोकैरियोटिक की। अब यूकेरियोटिक में कैसे होगा, तो यूकेरियोटिक सेल में यदि हम देखें बेटा तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन जो होगा, जो डीएनए प्रोटीन के साथ जो रैपिंग होगी, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स मींस यहाँ पे सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कहलाता है हिस्टोन। ओके, तो एमसीक्यू का बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि डीएनए के साथ जो प्रोटीन ज्वाइन होता है उसका चार्ज कैसा होता है, और सेकंड पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है। ऐसे दो तरीके से बेटा यहाँ पे क्वेश्चंस जो है आप लोगों को आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज तो जो हिस्टोन प्रोटीन है, अब हिस्टोन प्रोटीन जो है यहाँ पे जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक तो लाइसिन और दूसरा आर्जिनिन। कौन सा, लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो अगेन एक और क्वेश्चन बेटा, जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कौन से अमीनो एसिड से रिच होता है, ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे बेटा इस पार्ट को हम और भी अच्छे से क्लेरिफाई करके समझते हैं, कुछ कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं बेटा। पहली चीज तो यहाँ पे फर्स्टली क्या देखेंगे हम लोग, एक तो हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा क्या होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। एक तो फर्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, हिस्टोन प्रोटीन, और दूसरा आएगा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, एनएससी कहते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एनएससी प्रोटीन जो है और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन जो है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की यदि हम बात करें तो पहली चीज तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट की यदि हम बात करें तो जो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है इसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है बेटा इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये कैसा होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा। साथ ही साथ ये जो प्रोटीन होता है ये कैसा होता है, बेसिक होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये दोनों भी क्वेश्चन जो बेटा इस तरह से यहाँ पे आएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं, एक तो हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन मॉलिक्यूलर वेट कैसा है, लो मॉलिक्यूलर वेट, नॉन हिस्टोन कैसा है, मॉलिक्यूलर वेट इसका हाई है। हिस्टोन जो है ये नेचर में कैसा होता है बेटा, बेसिक होता है, नॉन हिस्टोन एसिडिक होता है। हिस्टोन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और नॉन हिस्टोन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है, या फिर बेसिक नेचर जो है वो किसकी वजह से। तो यहाँ पे बेटा बेसिक जो अमीनो एसिड जो है उससे रिच होता है। तो बेसिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, क्वेश्चन ये आएगा। तो बेसिक अमीनो एसिड से रिच होता है, तो बेसिक अमीनो एसिड एक तो लाइसिन है और दूसरा आर्जिनिन है। तो यहाँ पे एक तो क्या आ जाएगा बेटा, लाइसिन और दूसरा आर्जिनिन। याद है बेटा अमीनो एसिड पढ़े हम लोगों ने, लो ठीक है। तो लाइसिन और आर्जिनिन ये जो होते हैं बेटा बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, जिसकी वजह से हिस्टोन जो है ये बेसिक नेचर का होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है। बट बेटा नॉन हिस्टोन की तो कोई बात ही नहीं करता है, एनसीईआरटी ने भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन को बताया ही नहीं है क्या होता है, बट ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मालूम होना चाहिए। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है यहाँ पे टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं, और साथ ही साथ कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो बेसिक प्रोटीन है रिच इन अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, जिसकी वजह से बेसिक नेचर पॉजिटिव चार्ज, और ये होगा बेटा हिस्टोन प्रोटीन। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बेटा हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये मालूम होना चाहिए। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कैसे होते हैं, 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये 5 टाइप के जो हिस्टोन प्रोटीन है, तो नंबर यदि हम देखें तो इसमें क्या था बेटा, एक तो यहाँ पे जनरली इसको हिस्टोन को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें H1, H2A, H2B, H3 और H4, H1, H2A, H2B, H3 और H4। H1 बेटा ये लिंकर डीएनए की तरह काम करता है, और ये बेटा ये जो 4 प्रोटीन है ये आपस में मिलके एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, और ये जो हिस्टोन ऑक्टामर जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसके बाद डीएनए रैप होता है। थोड़ी देर के बाद एक डायग्राम में मैं आप लोगों को क्लेरिफाई करूंगा कैसे होता है। तो यहाँ पे बेटा H1 और H2 जो है, कौन सी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, H1, ठीक है, H2A, H2B, H3 एंड H4। इसमें ये जो शुरू के दो जो आपको दिखाई दे रहे हैं H2A और H2B, ये रिच होता है किससे बेटा, लाइसिन अमीनो एसिड से। और नीचे के जो दो आप लोगों को जो दिखाई दे रहे हैं
H3 और H4 ये रिच होता है किससे बेटा, आर्जिनिन अमीनो एसिड। एक तो लाइसिन आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, आर्जिनिन। याद रखना है H2A H2B रिच इन लाइसिन, H3 और H4 रिच इन आर्जिनिन। ठीक है, तो हिस्टोन जो है टोटल 5 टाइप का होता है। H2A H2B H3 और H4 मिलके एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, डबल होते हैं नंबर। ठीक है, और ये H1 लिंकर की तरह काम करता है। तो एनिमेशन में हम देखेंगे और पिक्चर्स में हम देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना पार्ट समझ में आया बेटा सभी लोगों को? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पोर्शन, कंटिन्यू आते हैं हमारे वापस से हमारी स्लाइड पे। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी से। यहाँ पर जो मैंने स्लाइड अभी बोर्ड पे एक्सप्लेन किया हूँ, व्हाइट बोर्ड पे जो एक्सप्लेन किया, समझ में आएगा सभी को? यस नो जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। आयुष कह रहा है एक बार शॉर्ट में समझाओ। शॉर्ट में बेटा सिर्फ ये याद रखो कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, उसके साथ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन बाइंड करते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है बेटा उसमें उसके 5 टाइप्स होते हैं, जिसको हम H1 H2A H2B H3 H4 से उनके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लिंकर बेटा ईश्वरी थोड़ी देर के बाद बता रहा हूँ। ठीक है, कौन से लाइसेंस से रीच होते हैं? लाइसेंस से रीच होने वाले बेटा शुरू के दो है, H2A और H2B। ऑक्टामर बेटा वो जो 4 प्रोटीन है H1 को छोड़ के, चारों भी प्रोटीन जो है ऑक्टामर बनाते हैं बेटा। आर्जिनिन से रिच जो होते हैं लास्ट के दो, H3 और H4। आयुष ओके, क्लियर हुआ? तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे, क्या देख लिया हम लोगों ने? यहाँ पे हम लोगों ने पहली चीज तो यूकेरियोटिक में जो ऑर्गेनाइजेशन हम जो देख रहे हैं, कैसा होगा बेटा? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। देखो नाम बता दिया, टर्म सिंपल, सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। इतने से टर्म को हम यदि डायरेक्टली पढ़ेंगे तो रटेंगे, रटना नहीं है बेटा, समझना है। समझ में आ गया तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। वैसे भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। ओके, आगे फिर यहाँ पे देखिए, यदि हम देखें तो यहाँ पे सेकंड प्रोटीन जो है बेटा, यहाँ पे चार्ज होता है डिपेंडिंग अपॉन द अबाउंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू। ठीक है, जिसकी वजह से उसके साइड चेन में क्या होता है बेटा? चार्ज होता है। हिस्टोन जो है ये किससे रिच है? बेसिक अमीनो एसिड से, लाइसिन और आर्जिनिन। ये दोनों भी अमीनो एसिड जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं बेटा? अपने साइड चेन पे पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर इसके बाद सारे क्वेश्चन के आंसर इस स्लाइड में, और ये चारों भी पॉइंट बेटा एमसीक्यू के 10 क्वेश्चन बनाएंगे, याद रखोगे। ठीक है, हाँ बेटा एरोमेटिक भी है और साथ ही साथ उसका ये भी नेचर है। ठीक है, आगे अब बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारा उसमें आता है। अब देखिए बेटा, अभी हिस्टोन आपस में जो ऑर्गेनाइज हो रहा है वो कैसे हो रहा है? तो हिस्टोन जो आपस में ऑर्गेनाइज हो रहा है तो वहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स जो है ऑर्गेनाइज होगा। और 8 मॉलिक्यूल कैसे ऑर्गेनाइज होगा? ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया H2A के 2 मॉलिक्यूल रहेगा, H2B का भी 2 मॉलिक्यूल है, H3 के भी 2 मॉलिक्यूल है, और H4 के भी 2 मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 8। और 8 को क्या बोलते हैं बेटा? हम ऑक्टामर। हिस्टोन प्रोटीन है तो ये क्या कहलाएगा? हिस्टोन ऑक्टामर। कितने मॉलिक्यूल है? 8 मॉलिक्यूल आपस में ये ऑर्गेनाइज होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किसमें बेटा? डीएनए में। तो नेगेटिव चार्ज डीएनए जो है इस पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप हो गया। ये इस तरह से देखो रैप हो रहा है डीएनए, फिर आगे जा रहा है, फिर ये इस तरह से रैप हो रहा है, फिर ये आगे जा रहा है। तो इस तरह से ये जो रैपिंग जो होगी यहाँ पर, यदि हम रैपिंग देखें तो अब देखो बेटा एक न्यूक्लियोसोम जो है वो कैसे फॉर्म होता है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो पहली चीज तो ये जो एक न्यूक्लियोसोम मतलब क्या है? इस तरह से 1 2 3 4, ये 4 सामने दिख रहे हैं ना, इसी 4 के जस्ट बैक साइड में भी बेटा 4 रहेंगे। ऐसे 8 मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। इस 8 मॉलिक्यूल को डीएनए इधर से आया और ऐसा करके ऐसा रैप कर लिया इसने। ठीक है, अब रैप इसने जैसे किया तो यहाँ पे देखो, आपको एनिमेशन भी बताऊंगा, ये वाला डायग्राम समझ लो पहले, फिर एनिमेशन का। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये एक बॉल है, ये दिखाई दे रही है आपको? ये एक बॉल है। इस बॉल को इस तरह से क्या किया बेटा? एक लॉन्ग थ्रेड ने आके रैप कर लिया। तो ये जो थ्रेड है हमारा वो डीएनए का एक थ्रेड है, दिखाई दे रहा है? ये एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड, ये जो है ये कंप्लीट एक डीएनए। अब यहाँ पे एक ये इस तरह से ये एक बॉल हो गई, ये 1 बॉल और ये दूसरी बॉल। ये दोनों भी बॉल को ऐसा जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए जो लिंकर डीएनए की तरह जो काम करेगा वो ये वाला है। ये है बेटा H1। H1 बेटा ये जो है न्यूक्लियोसोम को क्या कर रहा है? 2 न्यूक्लियोसोम को ज्वाइन कर रहा है। तो इस तरह से ये एक रैपिंग जो रहेंगी ये बनेगा 1 न्यूक्लियोसोम। फिर ये न्यूक्लियोसोम जब आपस में क्वाइल्ड होता है, ठीक है, 1 अगेन एंड अगेन अगेन, जब इस तरह से कंडेंस्ड होगा तो न्यूक्लियोसोम कंडेंस्ड होता है तो यहाँ पे फॉर्म होता है सोलेनॉइड। ठीक है, क्या कहलाता है वो? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बाद फिर यदि हम देखें तो ये और कंडेंस्ड होगा, और कॉइलिंग होगी, और कॉइलिंग होगी, तो उसके बाद जो फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा? सुपर सोलेनॉइड। ये सुपर सोलेनॉइड और कॉइलिंग होंगी, और कॉइलिंग होने के बाद फिर उसके बाद क्या बनेगा बेटा? क्रोमेटिन थ्रेड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? क्रोमेटिन थ्रेड। और क्रोमेटिन थ्रेड के बाद फाइनली और जब कॉइलिंग होती है तब बनता है क्रोमोसोम। याद आ रहा होगा बेटा, सेल बायोलॉजी पढ़ाया था मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले, हमारा लेक्चर हुआ ऑनलाइन क्लास में। ओके, तो इसके बाद बेटा अब देखिए वापस से हम
स्लाइड पे आते हैं, ठीक है, और ये समझते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो स्लाइड है इस तरह से ये हिस्टोन ऑक्टामर है, उसके साथ डीएनए इस तरह से ये रैप हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इस तरह से रैप हो रहा है। अब रैप होने के बाद यहाँ पे देखो एक जो है, अभी बेटा एनिमेशन बाद में देखना, फिर से रिपीट कर दूंगा, यहाँ पे ध्यान दो, एनिमेशन ऐसे चलते रहेगा, एनिमेशन पे बाद में फोकस करूंगा, पहले स्लाइड देख लो, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम, हेलो पढ़ना नहीं है, इधर ध्यान दो, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम की यदि हम बात करें तो उसमें 200 बेस पेयर्स डीएनए हेलिक्स, कितने बेस पेयर बेटा? 200 बेस पेयर। ये जो स्लाइड है, यदि हम स्लाइड को देखें, इस स्लाइड को यदि हम समझे, तो इस स्लाइड में बेटा एक ये जो बॉल है, ठीक है, यदि इस बॉल को यदि हम देखें, तो इस बॉल को जो डीएनए ने इस तरह से जो रोटेट करके रखा है, तो डीएनए के कितने बेस पेयर जो है बेटा इस बॉल को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, कितने? 200 बेस पेयर डीएनए के आते हैं, जो क्या कर रहे हैं बेटा उस बॉल को, ठीक है, क्या है, कवर किए हुए। तो क्वेश्चन देखो, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर प्रेजेंट होता है डीएनए हेलिक्स का, अगेन एक एमसीक्यू का क्वेश्चन, ठीक है। फिर न्यूक्लियोसोम जो बेटा, इसकी रिपीटिंग यूनिट जो होती है, जो न्यूक्लियस में हमको देखने को मिलेगी, तो जो रिपीटिंग यूनिट जो न्यूक्लियस में हमको देखने को मिलेगा, वो कहलाता है क्रोमेटिन थ्रेड। क्या कहलाता है ये? क्रोमेटिन थ्रेड। एक कलर बॉडी जो है हमको न्यूक्लियस में देखने को मिलेगी, जिसको बेटा यदि हम ऑब्जर्व करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं इस क्रोमेटिन को, जो कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स जो है इस तरह से दिखाई देगी। बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स यदि हम देखें बेटा, एक मोतियों की माला के समान इस तरह से, देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक डायग्राम है। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो डायग्राम है, इस तरह से बेटा देखो, ये थ्रेड, फिर ये क्रोमेटिन, ये थ्रेड, फिर ये क्रोमेटिन, थ्रेड, ठीक है, बीड्स और फिर स्ट्रिंग्स, तो इस तरह से बीच में मोतियां हैं और एक लॉन्ग थ्रेड है। तो इस तरह से बेटा हमको जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे बेटा अभी हम लोग इस एनिमेशन में देखते हैं कि एक्चुअल बेटा किस तरह से एक्चुअल न्यूक्लियोसोम मॉडल फॉर्म होता है, मतलब कैसे डीएनए रैपिंग कर रहा है। ये देखो एक लॉन्ग थ्रेड आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से लॉन्ग थ्रेड में यहाँ पे क्या आएगा, एक प्रोटीन आएगा, यहाँ पे कौन सा प्रोटीन आएगा बेटा? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे आप देख रहे हो, तो वो क्या कर रहा है बेटा, इस डीएनए को इस तरह से रैप कर रहा है, ठीक है, मतलब प्रोटीन को डीएनए रैप कर रहा है, रैपिंग रैपिंग रैपिंग। तो इस तरह से मोतियों की माला के समान एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, ये कहलाता है क्रोमेटिन, एक स्ट्रक्चर कलर, एक बॉडी जो दिखाई दे रही है बेटा, क्रोमेटिन। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, न्यूक्लियोसोम की कॉइलिंग होगी तो क्या बनेगा? सोलेनॉइड्स, सोलेनॉइड और कॉइल होगा तो क्या बनेगा? सुपर सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड और कॉइल होगा तो क्या बनेगा? क्रोमेटिन, फिर और कंडेंस हो गया तो क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि किस तरह से बेटा यहाँ पे ये थ्रेड लाइक बॉडी जो है फॉर्म हो रही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम इसी में। देखो अगेन हिस्टोन ऑक्टामर, देखो बेटा H2A, H2B, H3, H4, इस तरह से आपको टोटल यहाँ पे 8 प्रोटीन जो है, 8 हिस्टोन कोर आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये वाला जो है बेटा ये H1 है, इस तरह से ये एक डीएनए हो गया। फिर इधर आगे हम जाएंगे तो इसी तरह से बेटा आगे साइड में भी जो है क्या चीज, ये प्रोटीन जो है डीएनए के साथ रैप रहेगा, और ये एक न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। इस तरह से बेटा ये रैपिंग की हेल्प से एक न्यूक्लियस में डीएनए जो है प्रेजेंट होता है। अब थ्योरेटिकली यदि हम देखें बेटा, तो थ्योरेटिकली हम लोग यहाँ पे यदि हम समझे तो कितने बीट्स जो है न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होंगे, इमेजिन कर सकते हैं एक मैमेलियन सेल में न्यूक्लियोसोम्स या फिर कितने बीट्स वहां पे प्रेजेंट है। तो ये आपको बेटा फाइंड करना, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करोगे। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, उसको डिवाइड कर लो एक्चुअल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, ठीक है, तो उससे आपका एक थ्योरेटिकली कितने बीट्स वहां प्रेजेंट होते हो आंसर निकल जाएगा। ये होमवर्क है, नेक्स्ट इसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। फिर नेक्स्ट इसमें देखिए बेटा बीट्स ऑन स्ट्रिंग्स जो है, यदि हम देखिए तो स्ट्रक्चर जो क्रोमेटिन का जो होता है वो कैसा होता है, पैक्ड होता है और फॉर्म करता है कैसी बेटा, एक क्रोमेटिन फाइबर जो कॉइल होके कंडेंस होता है और मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में हमको देखने को मिलेगा। देखो ये लाइन ऐसे ही मैं बताऊंगा तो आपको नहीं समझेगा, ठीक है। सिंपल टर्म में हम यदि हम देखिए, चलो एक काम करता हूं मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूं, जस्ट वेट, ओके। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को जो बता रहा हूँ कैसे बेटा, एक यदि हम लोग सेल डिवीजन का स्टडी कर रहे हैं, और सेल डिवीजन में अभी मैंने आप लोगों को जो बताया था कि क्रोमोसोम को जो हम देख पा रहे हैं, तो क्रोमोसोम जो बेटा हम लोगों को सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज, मेटाफेज स्टेज में हमको क्रोमोसोम जो है ऑब्जर्व होगा। कहाँ पे ऑब्जर्व होगा क्रोमोसोम? सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज जो है वहां पर हम लोगों को क्रोमोसोम जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे वो भी कौन सा पार्ट जो हाईली कंडेंस क्रोमोसोम है, कौन सा हाईली कंडेंस क्रोमोसोम जो है वो कहाँ पर, सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में देखने को मिल रहा है। अब सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में हमको क्रोमोसोम जो है वो देखने को मिल रहा है, बट अभी हम लोग यहाँ पे प्रोफेज की बात कर रहे हैं। सेल डिवीजन में जब हम लोग सेल का कौन सा बेटा, प्रोफेज का हम लोग जब स्टडी कर रहे हैं, तो प्रोफेज, ठीक है। अब आपको मालूम है सेल डिवीजन मींस यदि हम देखें तो सेल डिवाइड जो होती है तो उसमें सेल डिवीजन की 2 मेथड होती है, एक तो माइटोसिस होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है। मियोसिस और माइटोसिस में दोनों का एक रेस्टिंग फेज होता है जो क्या कहलाता है, इंटरफेज कहलाता है। इंटरफेज में क्या आता है, एक तो G1 फेज आता है, S फेज आता है, G2 फेज आता है और M फेज आता है। तो बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन कहां पर होता है सेल डिवीजन,
में ये आपको पूछा जा सकता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन बेटा एस फेज ऑफ इंटरफेज, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। ओके, इतना पार्ट क्लियर हुआ। फिर इसके बाद बेटा ये सारी फेज में जो एम फेज होती है, एम फेज में 2 स्टेज होती है, तो कैरियोकाइनेसिस होता है और एक साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है उसमें आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। पीमेट जैसे पीएमटी होता है ना, ऐसे पीमेट, ये याद रखना, सीक्वेंस यही रहता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मेटाफेज में हम क्रोमोसोम का इजीली स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग जो देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं बेटा हम लोग, प्रोफेज की हम बात करें। तो प्रोफेज जो बेटा, तो यहाँ पे प्रोफेज स्टेज में यदि हम लोग क्रोमोसोम का स्टडी करेंगे, किसका बेटा, यदि प्रोफेज वाले स्टेज में हम लोग क्रोमोसोम का यदि हम स्टडी करते हैं, तो क्रोमोसोम का जो स्टडी हम इस स्टेज में करेंगे, तो इसमें बेटा क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो रहेगा, ठीक है, सम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो है, यदि हम देखें तो वो क्या रहेगा बेटा, हाईली कंडेंस्ड पार्ट होगा। ठीक है, कैसा रहेगा बेटा, ये कुछ पार्ट जो है हाईली कंडेंस्ड होगा, और कुछ जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, हाईली कंडेंस्ड नहीं रहेगा, बहुत ही कम कंडेंस्ड होता है। तो क्रोमोसोम का वो पार्ट जो हाईली कंडेंस्ड होता है, क्या बता रहा हूँ बेटा मैं, क्रोमोसोम का वो पार्ट जो कि हाईली कंडेंस्ड होता है, तो वो कंडेंस्ड जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, हेटेरोक्रोमेटिन। क्या कहलाएगा ये हाईली कंडेंस्ड पार्ट, हेटेरोक्रोमेटिन कहलाएगा। और जो लो कंडेंस्ड पार्ट जो होता है ये कहलाता है यूक्रोमेटिन। अब ये हाईली कंडेंस्ड पार्ट जो कि हेटेरोक्रोमेटिन है, तो आपको मालूम है क्रोमोसोम को हमको ऑब्जर्व करना है, तो क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करने के लिए बेटा स्टेनिंग का यूज करना होगा। अब स्टेनिंग जो यूज होती है, तो बेटा मैंने आप लोगों को सेल डिवीजन जब पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था बेसिक क्वेश्चन बताया था, याद है, एसिडोकार्बीन बताया था। ओके, और क्या बताया था, साथ ही साथ हीमेटोजाइलिन। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे यदि हम देखें, तो ये जो स्टेन है जिसकी हेल्प से क्रोमोसोम को हम क्या करेंगे, स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग करने के बाद फाइनली हम क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद फिर क्रोमोसोम का कुछ पार्ट या तो हाईली कंडेंस्ड होगा, जो ज्यादा कंडेंस्ड रहेगा बेटा वो ज्यादा स्टेन को लेगा, ज्यादा स्टेन लेगा तो वो क्या होगा बेटा, डेंसली पैक्ड कहेंगे, डेंसली स्टेन। और ये वाला जो रहता है वो कैसा होगा बेटा, ज्यादा कंडेंस्ड नहीं है तो लाइट स्टेन लेगा। अब यहाँ पे अब जो ज्यादा कंडेंस्ड है, अब जैसे सपोज ये इतना रैप है, तो इसको हमको रीड करना है, तो रीड करने में हम बार बार रीड कर पाएंगे, अंदर का रीडिंग कर पाएंगे क्या, नहीं। तो ट्रांसक्रिप्शन में ये वाला जो प्रोटीन है वो कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। बट ये वाला बेटा क्या है, ये ऐसा कम कंडेंस्ड है, कम कंडेंस्ड है तो थोड़ा सा स्टेन से ये कलर्ड हो जाएगा, और इसको हमको रीड करना है या स्टडी करना है, या फिर ट्रांसक्रिप्शन में भी जो इसकी रीडिंग होती है, तो ये क्या रहेगा, ज्यादा एक्टिव रहेगा। यदि ये कंसेप्ट समझा होगा तो एनसीईआरटी का आगे का सारा पोर्शन आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, अभी जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो देखो बेटा, आगे वापस से हम हमारे एनसीईआरटी पे आते हैं। ओके, देखो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्या बता रहा था मैं आप लोगों को, क्रोमोसोम की जब हम स्टडी करेंगे तो कुछ पार्ट जो है वो कैसा था, ज्यादा कंडेंस, और कुछ कैसा था, कम कंडेंस। ज्यादा कंडेंस वाला पार्ट क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो स्टेनिंग का यूज करेंगे, तो हेटेरोक्रोमेटिन क्या होगा बेटा, ज्यादा स्टेन लेगा, मतलब क्योंकि ज्यादा कोल्ड है, वो क्लोज है आपस में एक दूसरे से, तो उसकी इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बेस्ड ऑन स्ट्रिंग जो है, यदि हम देखें तो यहाँ पे क्रोमेटिन आपस में पैक्ड है, इससे क्रोमेटिन फाइबर से फर्दर क्वाइलिंग होगी, फिर कंडेंस्ड होगा, मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में क्रोमोसोम ऑब्जर्व होगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें जो पैकेजिंग जो हो रही है, यदि हम पैकेजिंग की यदि हम बात करें, तो क्रोमेटिन हायर लेवल पे जो रिक्वायर्ड होता है, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन जो क्या कहलाता है, नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, क्या चीज, अब देखो पहले तो ये वाला पार्ट बता रहा हूँ, फिर वापस से यूक्रोमेटिन थोड़ी देर पहले जो बताया उसको आऊंगा वापस। पैकेजिंग जो क्रोमेटिन की है, एक हायर लेवल पे यदि हम देखें तो रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि देखो पैकेजिंग में यदि हम देखें उसको और कंडेंस करना है ना, न्यूक्लियोसोम के साथ तो हिस्टोन प्रोटीन था, लेकिन फिर और भी उसको पैकिंग करना है, तो और भी जब पैकिंग करना है तो उसके लिए बेटा हायर लेवल पे और भी सेट ऑफ प्रोटीन वहां पे रिक्वायर्ड होगा। और हायर लेवल पे जो सेट ऑफ प्रोटीन वहां पे जो प्रेजेंट होता है, तो वो कौन सा होता है बेटा, नॉन स्टोन प्रोटीन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो फाइनली क्रोमेटिन को कंडेंस करने में, पैकिंग करने में हेल्प आता है। अब एक टिपिकल न्यूक्लियस की हम बात करें, तो कुछ रीजन जो होता है क्रोमेटिन का वो कैसा होता है बेटा, लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड स्टेन लाइट, जो क्या कहलाता है यूक्रोमेटिन। थोड़ी देर पहले बताया यूक्रोमेटिन कैसा रहेगा, लूजली पैक्ड रहेगा। तो कौन सा स्टेन लेगा बेटा, वो लाइट स्टेन लेगा। और लाइट स्टेन लेने के साथ ही साथ यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या करेगा बेटा, ये ट्रांसक्रिप्शनली कैसा रहेगा बेटा, एक्टिव रहेगा। तो यूक्रोमेटिन जो है वो कैसा रहेगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ओके, अब हेटेरोक्रोमेटिन जो रहेगा ये कैसा रहेगा, डेंसली पैक्ड रहेगा, डार्क स्टेन लेगा, और ये कैसा रहेगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहेगा। तो इस टर्म को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन बताया। अब देखो यहाँ पे ये स्लाइड में आपका बहुत सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। एक शॉर्ट रीजन जो बेटा, ये डबल हेलिकल डीएनए का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस डबल हेलिकल डीएनए पे देखिए बेस्ड ऑन स्ट्रिंग्स आप देख रहे हो, एक एक न्यूक्लियोसोम का, तो इस तरह से आपस में और क्वाइड हुआ, तो इस तरह से यहाँ पे क्रोमेटिन बन गया बेटा, हाईली पैक्ड। पैक्ड होने के बाद बेटा कंडेंस क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है, फिर ये और कंडेंस होगा, और कंडेंस होने के बाद इस तरह से बेटा क्रोमोसोम बनता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे फाइनली ये पार्ट जो है हम लोगों ने स्टडी किया। ठीक है, आई होप आप लोगों को, सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी जिसके भी जो भी डाउट्स है वो सारी चीजें हम क्लियर करते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग हैंड रेज करोगे और जिसका जो भी डाउट रहेगा आप लोग अभी पूछ सकते हो।
जिसको चैट में क्वेश्चन पूछना हो चैट में क्वेश्चन कर सकता है, जिसको हैंड राइज करके क्वेश्चन पूछना हो हैंड राइज करेगा और क्वेश्चन पूछेगा। जानवी बोलो बेटा, अनम्यूट करो, बोलो। बेटा आपका आवाज नहीं आ रहा मुझे जानवी। हाँ बेटा साहिल बोलो। सर वो आपने बताया था ना डबल ट्रिपल बॉन्ड से जॉइन होता है साइटोसिन और ग्वानिन, हाँ वो एक बार बता समझाइए वो कैसे जॉइन होता है। बेटा ट्रिपल बॉन्ड मींस जैसे कि ग्वानिन और साइटोसिन जो है ये इनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, डायरेक्टली याद रखो, उसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मैंने लास्ट में स्ट्रक्चर बताया था ना, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा देखे थे बायोमोलिक्यूल में, मैंने बताया था आप लोगों को, एक डबल रिंग स्ट्रक्चर और एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो इन पे बेस पेयरिंग के लिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने जुड़ सकते हैं उस पर डिपेंड करती है। लिंकर प्रोटीन मींस बेटा H1 है, H1 क्या कर रहा है, टू न्यूक्लियोसोम को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। जानवी ये आपका आंसर है, ठीक है। क्लास कंजर्वेटिव मतलब जैसा पेरेंटल डीएनए है अपने सारे स्ट्रैंड को उसने कंजर्व कर दिया, मतलब ना तो ओल्ड है ना तो न्यू है, दोनों भी ओल्ड के समान ही स्ट्रैंड रहेगी, वो कंजर्वेटिव कहलाएगा। तेजस्विनी सोलेनॉइड्स और सुपर सोलेनॉइड्स, बेटा सोलेनॉइड्स और सुपर सोलेनॉइड्स को यदि हम देखें तो सिंपल याद रखो, न्यूक्लियोसोम आपस में कंडेंस हो रहा है ना, ये देखो ये जो डायग्राम है ये न्यूक्लियोसोम है, कंडेंस होके क्या बना सोलेनॉइड, और कंडेंस होगा क्या बनेगा सुपर सोलेनॉइड, फिर और कंडेंस होगा क्या बना क्रोमेटिन, फिर उसके बाद क्या बना क्रोमोसोम, ऐसा। तेजस्विनी क्लियर हुआ। पूनम इंटरफेज के पार्ट कौन से थे, जीएस इंटरफेज बेटा पहले G1 फिर S फेज फिर G2 फेज फिर M फेज। M फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। पूनम क्लियर हुआ। साहिल बेटा ये डीएनए का लेंथ है, एक न्यूक्लियस में एक सेल में कितना होता हुआ। ईश्वरी NSC NCERT वाली लाइन, NCERT वाला लाइन कौन सा बेटा, ये वाला क्या, देखिए यहाँ पे क्या बताया हुआ है, पैकिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्ड एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन टू कलेक्टिवली। देखिए यहाँ पे क्रोमेटिन को पैक करना है, अभी न्यूक्लियोसोम को पैक करने के लिए क्या चाहिए था बेटा हिस्टोन प्रोटीन, अब यहाँ पे क्रोमेटिन को पैक करना है, तो क्रोमेटिन को पैक करने के लिए बेटा जो प्रोटीन रिक्वायर्ड होगा उस प्रोटीन को बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बस सिंपल टर्म है, कंफ्यूज नहीं होइए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाइए, जो दिया उसको पढ़िए उसको समझिए। आयुष बेटा आपका हैंड रेज हुआ था थोड़ी देर पहले, बोलो बेटा आयुष। ये स्कैफोल्डिंग प्रोटीन क्या है सर, ये स्कैफोल्डिंग प्रोटीन क्या है। इसके फोल्डिंग प्रोटीन जो होता है बेटा, हाँ हाँ बता रहा हूँ, इसके फोल्डिंग प्रोटीन जो है ये टाइप है बेटा नॉन स्टोन प्रोटीन का। नॉन स्टोन प्रोटीन के 3 टाइप होते हैं, एक स्कैफोल्ड प्रोटीन होता है, एक एंजाइमेटिक प्रोटीन होता है और एक रेगुलेटरी प्रोटीन होता है। रेगुलेटरी प्रोटीन जो है बेटा ये क्या कह सकते हैं हाईली मोबिलिटी ग्रुप ऑफ प्रोटीन होता है जो जनरली इन्वॉल्व होता है जीन के एक्सप्रेशन में। एंजाइमेटिक प्रोटीन जैसे डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है, डीएनए को कट करने में भी हेल्प होता है, और इसके फोल्डिंग प्रोटीन क्या होता है बेटा, वो फोल्ड करना जो होता है, क्रोमेटिन जो होता है उसको फोल्ड करने में हेल्प करता है। क्लियर हुआ आयुष? आयुष क्लियर हुआ बेटा? लो अनम्यूट दिया मैंने आपको। यस सर। ओके नाइट्रोजन को इसकी पेयरिंग क्वेश्चन है, नाइट्रोजनस बेस में जो पेयरिंग होती है वो वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। चार्गाफ ने से बेटा प्यूरिन और पिरामिड का रेशियो जो है इक्वल होता है वो बताया था। रुतिका क्लियर हुआ? होमवर्क के क्वेश्चन है बेटा इक्वलाई का डीएनए का लेंथ ये पूछा हूं मैंने, उसके बाद जो बायोमोलिक्यूल में मैंने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ाया था वो एक बार रिवाइज करके आऊंगा।